जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है जर्सिंग किस्म की संकरित गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी होती है। जर्सिंग किस्म या फिर जिसे हम गांव की भाषा में जर्सी गाय बोलते हैं, उसकी संकरित गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3200 लीटर, 3700 लीटर, 4800 लीटर या फिर 3600 लीटर। यहाँ पर आपको बताना है ये जो गाय होती है अपनी एक ब्यात में या फिर जब बच्चे को एक बार जन्म देती है उस समय पीरियड में कितना दूध उत्पादन करती है। तो इससे होता है 3700 लीटर, 3700 लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। मुर्गी की नस्लों में सर्वाधिक मांस वाली नस्ल कौन सी है। मुर्गी की नस्लों में सर्वाधिक मांस वाली नस्ल कौन सी है। मिनोरका, एनाकोना, असील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहे शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो या फिर सर्वाहारी हो, आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि मैं ये आंसर याद क्यों करूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्गी की नस्लों में सर्वाधिक मांस वाली नस्ल कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, असील नस्ल की मुर्गी होती है, इसमें सर्वाधिक मांस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है भारत में मांस के लिए खरगोश की लगभग कितनी किस्में उपलब्ध हैं। भारत में मांस के लिए खरगोश की लगभग कितनी किस्में उपलब्ध हैं। तो भारत में कितनी किस्में हैं, यहाँ पर 6 किस्में। ठीक है, ऑप्शन बी 6 मुख्यतः किस्में पाई जाती हैं खरगोश की जिनका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है भारत में वन संपदा का भौगोलिक क्षेत्र है। भारत में वन संपदा का भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वन संपदा, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर भारत में वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन आ है यहाँ पर 20.64% क्षेत्र पे, 20.96% क्षेत्र पे, 21.64% क्षेत्र पे या फिर 21.96% क्षेत्र पे। तो भारत में जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 20.64% क्षेत्र पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। यहाँ पर 20.64% क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 इस प्रैक्टिस सेट का और इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है वनों पर लगभग कितने लोगों की आजीविका निर्भर है। वनों पर लगभग कितने लोगों की आजीविका निर्भर करती है। तो भारत में वनों पर लगभग 7.8 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 7.8 करोड़ लोगों की आजीविका निर्भर करती है वनों पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है भारी वर्षा को कम करना, पक्षियों का पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना या फिर उपरोक्त सभी। तो वनों के प्रत्यक्ष लाभ आपको बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वनों का जो प्रत्यक्ष लाभ हमें दिखाई देता है वो केवल एक ही है। कौन सा है, वनों से लकड़ी प्राप्त करना। वनों से लकड़ी डायरेक्ट प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ होगा। ठीक है, और बाकी वनों का भारी वर्षा को कम करना ये हो सकता है अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष लाभ है। पक्षियों का पोषण करना तो ये भी वनों का अप्रत्यक्ष लाभ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वनों का पर्पस होता है वह पक्षियों को पोषण करने के लिए, उसका डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष लाभ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वनों से लकड़ी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वनों के प्रभाव से वन क्षेत्र की जलवायु रहती है। वनों के प्रभाव से वन क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और या फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, वनों के प्रभाव से वन क्षेत्र की जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट है कर्म में कुशलता ही खालिस्तान है। कर्म में
कुशलता ही खालिस्तान है, कार्य, योग, आचरण या फिर ये सभी। तो कर्म में कुशलता ही क्या है, योग है। ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, मकड़ी बनाती है, जाल बनाती है, पेड़ बनाती है, आवास बनाती है या फिर गुफा बनाती है। तो मकड़ी क्या बनाती है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता ये आंसर आपको बताने की जरूरत होगी, चलिए फिर भी बता देते हैं। मकड़ी बनाती है यहाँ पर जाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, खनिज लवण का स्रोत है, खनिज लवण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, दूध, मक्खन, अंडे या फिर आलू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खनिज लवण का जो स्रोत है मक्खन। ठीक है, वह मक्खन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मक्खन जो है खनिज लवण का स्रोत है। नेक्स्ट है संतुलित आहार से क्या आशय है या फिर संतुलित आहार से आशय है, प्रोटीन, जल, विटामिन, वसा, खनिज लवण या फिर ये सभी पोषक पदार्थ। तो संतुलित आहार से संतुलित आहार से जो हमारा आशय है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी पोषक पदार्थों से। ठीक है, एक संतुलित आहार में ये सभी पोषक पदार्थ पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में कितने वर्ष तक बनी रहती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में कितने वर्ष तक बनी रहती है। तो यह बनी रहती है 60 वर्ष से लेकर 130 वर्ष तक इसका समय हो सकता है। यह वायुमंडल में रह सकती है, अपने को सर्वाइव कर सकती है 60 वर्ष से लेकर 130 वर्ष तक। ठीक है, वायुमंडल में CFC गैस इतने समय तक बनी रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड का ट्रोपोस्फियर में जीवन काल होता है। ट्रोपोस्फियर यह वायुमंडल की एक परत होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में जीवन काल कितना होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, तो कितने दिन तक यह रह सकती, कितने वर्ष तक रह सकती है, 140 से 190 वर्ष तक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 140 से 190 दिन तक रह सकती है से जो नाइट्रस ऑक्साइड है वह है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु में जल्दी परिवर्तन से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। जलवायु में जल्दी परिवर्तन से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, तापमान में वृद्धि से जलीय जीवन नष्ट होगा या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होते जाएंगे तो पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर ये सभी प्रभाव पारिस्थितिकी पर पड़ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रजातियां लुप्त होने लगेंगी, वन क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और तापमान में वृद्धि से जलीय जीव भी नष्ट हो जाएंगे और हिमालय पिघल जाएंगे। तो हिमालय का जो बर्फ है वह पिघल के समुद्रों में आ जाएगा, तो समुद्री जल स्तर भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कोयले के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कोयले के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, बायोगैस का या फिर उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पर जो है किसका उपयोग किया जाता है, इन सभी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस का। ठीक है, ये इन सभी का उपयोग किया जाता है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में। ठीक है, और ये सभी जो हैं ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, एक बार पॉलीस्टीरीन का कप फेंकने पर हम स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में कितने अंक CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोड़ते हैं, 2 बिलियन, 1 बिलियन, 4 बिलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 बिलियन CFC के लिए इसमें अंक जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 इस प्रैक्टिस सेट का, इस वीडियो का 17वां। हेलोन में क्लोरीन के स्थान पर कौन सा परमाणु पाया जाता है। हेलोन में क्लोरीन के स्थान पर कौन सा परमाणु पाया जाता है, ब्रोमीन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु या फिर उपर्युक्त सभी। तो हेलोन में क्लोरीन के स्थान पर पाया जाने वाला परमाणु कौन सा है, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन पाया जाता है क्लोरीन के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, जल प्रदूषण होता है औद्योगिक बहिस्त्राव से,
अपमार्जन से, रेडियोधर्मी पदार्थ से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जल प्रदूषण हो सकता है इन सभी से, ठीक है, चाहे वो औद्योगिक बहिस्त्राव हो, मतलब उद्योगों में से, कल कारखानों में से जो वहाँ का जो जल निकल के आता है, गंदा जल होता है, वो होता है औद्योगिक बहिस्त्राव। और अपमार्जन या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ पानी में घुलने से, तो ये सभी जो है जल प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ का, अपमार्जक का, रासायनिक उर्वरक का, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फसलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाएगा, ना कि रेडियोधर्मी पदार्थ का और ना ही अपमार्जक का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कब तैयार किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कब तैयार किया गया, 1992 में, 1980 में, 1999 में, या फिर 1889 में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कब तैयार किया गया था, तो यह तैयार किया गया था आपका 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना सन कितने में खोला गया था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना सन कितने में खोला गया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1818 में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग का जो कारखाना खोला गया था 1818 में। और कहाँ पर खोला गया था, तो ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में और उस समय का कलकत्ता। और एक और क्वेश्चन था, भारत में निजी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें कितनी है। तो भारत में कितने प्रतिशत, तो 88% भारत में निजी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं और 10% भारत में सरकारी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं। इसके अलावा 2% ऐसी मिलें हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा 22 लिखा हुआ, भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया। भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया था, मुंबई में खोला गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का कारण, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली या फिर ग्रीन हाउस वृद्धि जो है पृथ्वी के तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC, ठीक है, ये जो 3 गैसें हैं प्रमुख गैसें हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को जो कि जन्म देती हैं, ठीक है। तो वृद्धि का कारण कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। जीवाश्मी ईंधन को अत्यधिक जलाने से, वनोन्मूलन से, औद्योगिकरण, प्रदूषण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्राइड NO2 या फिर नाइट्रेट NO3 के रूप में ऑक्सीकरण होता है। तो किसका ऑक्सीकरण होता है ये आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण होता है रसायन संश्लेषी जीवाणुओं का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विस्तार एवं ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। विस्तार एवं ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विस्तार एवं ऊंचाई को की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146 लिखा हुआ है, वर्तमान संकट का कारण है। वर्तमान संकट का सॉरी लिखा हुआ है पर्यावरण संकट का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का 26 है, इस प्रैक्टिस सेट का है 140 लिखा हुआ, पर्यावरण संकट का कारण होता है प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय क्रियाएं, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो हैं पर्यावरण संकट के कारण होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं और मानवीय क्रियाएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है। मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है भौतिक संकट,
सामाजिक संकट, रासायनिक संकट या फिर उपर्युक्त सभी। तो मानव जनित जो पर्यावरण संकट है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है यहाँ पर? उपर्युक्त सभी। भौतिक संकट, पर्यावरण पर पड़ने वाला भौतिक संकट, यह भी मानव जनित हो सकता है। ठीक है, सामाजिक संकट भी हो सकता है और रासायनिक संकट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है सैद्धांतिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावनात्मक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो पर्यावरण शिक्षा के ये सभी उद्देश्य होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी आंसर आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शन है उनमें उपरोक्त सभी आंसर मिल रहा है तो एग्जाम में भी आपको उपरोक्त सभी ही आंसर मिलेगा। वहाँ पर एक सही आंसर होगा और बाकी हो सकता है तीनों गलत हों, जैसा कि होता है एमसीक्यू में। तो यहाँ पर ज़्यादातर उपरोक्त सभी इसलिए आपको देखने को मिलता है ताकि आप अधिक से अधिक चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, तो लिखा हुआ पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो सैद्धांतिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है और यहाँ पर जो है भावनात्मक विकास भी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके नाम याद करके रखने हैं, ना कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। इस वीडियो का पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है योजना विधि से, शैक्षिक पर्यटन से, पर्यवेक्षण से, अध्ययन से या फिर संचार माध्यमों से। तो पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है, तो किसमें होता है यहाँ पर? ऑप्शन बी, शैक्षणिक पर्यटन से पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है, शैक्षणिक पर्यटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं माध्यमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर से या फिर उपरोक्त सभी। कब से स्टार्ट करते हैं? तो प्राथमिक स्तर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर से। कक्षा 3, 4 और 5 ये 3 कक्षाएं हैं जिनमें पर्यावरण अध्ययन को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है एक विषय के रूप में। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अब बार बार मैं नहीं बोलूँगा लाइक शेयर करने के लिए हर वीडियो में, तो आप लोग लाइक और शेयर अपने मन से कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।